हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। और हम स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल केमिस्ट्री की दुनिया में। तो कल हमने आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो न्यूट्रॉनिक, आइसो स्टार्स इन सभी के बारे में डिटेल से चर्चा की थी। और आज हम देखते हैं हमारा क्या टॉपिक है। आज का हमारा टॉपिक है नील्स बोर का परमाणु मॉडल। नील्स बोर का परमाणु मॉडल। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक नील्स बोर का परमाणु मॉडल। तो नील्स बोर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को प्लांक के क्वांटम सिद्धांत से दूर किया और एक नया मॉडल प्रस्तुत किया। चलिए शुरू करते हैं। क्या नील बोर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को प्लांक के क्वांटम सिद्धांत से दूर किया और एक नया परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया जिसे बोर का परमाणु मॉडल कहते हैं। ठीक है। तो नील्स बोर थे वो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को प्लांक के क्वांटम सिद्धांत से दूर किया और एक नया मॉडल प्रस्तुत किया। उनके परमाणु मॉडल में जो भी कमियां थी उसको दूर करने के लिए उन्होंने एक मॉडल प्रस्तुत किया जिसे हम नील्स बोर का एटॉमिक मॉडल कहते हैं। ठीक है। तो इनकी बोर के परमाणु मॉडल की परिकल्पना देखते हैं कि बोर के परमाणु मॉडल की परिकल्पनाएं। ठीक है। बोर के परमाणु मॉडल की परिकल्पनाएं देखते हैं कि क्या है। ठीक है। तो बोर के परमाणु मॉडल की पहली परिकल्पना क्या है। पहला क्या है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कुछ निश्चित त्रिज्या की कक्षाओं में घूम सकते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कुछ निश्चित कक्षाओं में घूम सकते हैं।
और इन कक्षाओं को स्थायी कक्षा कहते हैं, स्थायी कक्षा कहते हैं। ठीक है, तो नील्स बोर ने बताया एक स्ट्रक्चर हम यहाँ पे बनाते हैं कि यहाँ पे नाभिक होता है और इसके ओर इलेक्ट्रॉन एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं। ठीक है, ठीक है, ये नाभिक है, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ये जो चक्कर लगाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कुछ निश्चित त्रिज्या की कक्षाओं में घूम सकते हैं और इन कक्षाओं को स्थायी कक्षा कहते हैं। ठीक है, और अगला इसका देखते हैं कि इसका अगला पॉइंट क्या है। दूसरा पॉइंट कि ये जो है हमारी कक्षा स्थायी कक्षा कहते हैं और इन कक्षाओं के नाम क्या होते हैं। इन्हें के, एल, एम और एन द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये हो गई के, ये हो गई एल, ये हो गई एम, ये हो गई एन, ये हो गई हमारी कक्षाओं के नाम हो गए। ठीक है, इसका दूसरा पॉइंट हम देखते हैं कि दूसरा पॉइंट क्या है। ठीक है, दूसरा पॉइंट इनका एक कक्षा में घूमने वाले सभी इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा समान होती है। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन हैं जितने भी हैं सभी एक कक्षा में जो घूम रहे हैं, जैसे एक कक्षा में घूम रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन, तो ये जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं इनके इलेक्ट्रॉनों की जो ऊर्जा है वो सबकी बिल्कुल इक्वल होगी, एक समान होती है। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है। तीसरा पॉइंट है कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमते हैं जिनमें उनका कोणीय संवेग h/2π। ठीक है, ये फॉर्मूला आप सभी जानते होंगे। कोणीय संवेग का फॉर्मूला है h/2π का पूर्ण गुणज होता है, पूर्ण
गुणज होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमते हैं जिनमें उनका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होता है। तीसरा पॉइंट इन्होंने क्या दिया, चौथा पॉइंट क्या दिया इन्होंने, चौथा पॉइंट था कि इलेक्ट्रॉन चौथा पॉइंट है कि इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के बीच लगने वाला इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के बीच लगने वाला आकर्षण बल इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के बीच लगने वाला आकर्षण बल अपकेंद्र बल द्वारा संतुलित होता है। अपकेंद्र बल द्वारा संतुलित होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के बीच लगने वाला आकर्षण बल अपकेंद्र बल द्वारा संतुलित होता है। अपकेंद्र बल जानते होंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन और नाभिक के चारों तरफ जैसे वो चक्कर लगाते हैं, वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं, तो जैसे इलेक्ट्रॉन के अंदर यहाँ पे आकर्षण बल लगता है, उसी के ठीक विपरीत यहाँ पे बाहर उतने ही अपकेंद्र बल जो बल लगता है उसे ही हम अपकेंद्र बल कहते हैं। ठीक है, तो जितना अंदर की ओर आकर्षण बल लगता है उतना ही बाहर की ओर अपकेंद्र बल लगता है, यही हमारा अपकेंद्र बल कहलाता है। ठीक है, और पांचवा पॉइंट इसका क्या कहलाता है, पांचवा पॉइंट है कि सामान्यतः इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर में रहते हैं। सामान्यतः इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर में रहते हैं। सामान्यतः इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर में रहते हैं और परमाणु की यह अवस्था मूल अवस्था कहलाती है। परमाणु की यह अवस्था मूल अवस्था कहलाती है। ठीक है, सामान्यतः इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर में रहते हैं। सब इलेक्ट्रॉन जो है निम्न ऊर्जा स्तर में रहने की ही कोशिश करते हैं, तो ये निम्न ऊर्जा स्तर में ही रहते हैं। और परमाणु की जो परमाणु है उसकी ये जो अवस्था होती है यह मूल अवस्था कहलाती है। ठीक है, और इन कक्षाओं में घूमते समय इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा इन कक्षाओं में घूमते समय इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का आदान प्रदान नहीं होता है। इसलिए
इन कक्षाओं को इसलिए इन कक्षाओं को ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। ठीक है, मतलब इनका कहना है कि इन कक्षाओं में घूमते समय इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का आदान प्रदान बिल्कुल भी नहीं होता है। मतलब जितना ही ये जब नाभिक के चारों ओर जब चक्कर लगाते हैं, जैसे नाभिक के चारों ओर जब चक्कर लगाते हैं तो इनकी ऊर्जा ना ही खत्म होती है ना ही बढ़ती है। मतलब ना ही ऊर्जा में कमी आती है ना ही ये बढ़ती है, और इनकी ऊर्जा उतनी की उतनी ही रहती है। मतलब ऊर्जा का कोई आदान प्रदान नहीं होता है, इसलिए इन कक्षाओं को ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। ठीक है, और पांचवा लास्ट पॉइंट क्या है इनका कि छठवां पॉइंट क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा स्तर से कक्षाओं में जब इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा स्तर मतलब कक्षाओं से दूसरी ऊर्जा स्तर कक्षाओं में जाते हैं तो एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। ठीक है, तो इनका कहना है कि जब इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा मतलब एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाते हैं, एक लिमिट में ही एक निश्चित मात्रा में ही इनकी ऊर्जाओं का आदान प्रदान होता है। ठीक है, तो ये हमारे रहे 6 पॉइंट। इनको समझ में आई हो आ गया होगा। अब हम आगे इनका देखते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं बोर के परमाणु मॉडल की सीमा है। बोर के परमाणु मॉडल की सीमा है। ठीक है, तो बोर के परमाणु मॉडल की सीमा पहली क्या थी कि बाहरी चुंबकीय क्षेत्र मतलब जीवन प्रभाव या विद्युत क्षेत्र जैसे स्टार्क प्रभाव। बाहरी चुंबकीय क्षेत्र जीवन प्रभाव या विद्युत क्षेत्र स्टार्क प्रभाव की उपस्थिति में विभाजित स्पेक्ट्रम रेखाओं को समझने में विफल रहा। दूसरा क्या था? इलेक्ट्रॉन के
घूर्णन के कारण स्पेक्ट्रम रेखाओं की अति संरचना को समझने में विफल रहा। तीसरा, परमाणुओं के बीच रासायनिक बंधन को समझने में असमर्थ रहा। ठीक है, तो ये